लेबनान में इजराइल का ये विध्वंसक हमला। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की भीषण गोलीबारी, हमले में यूएन फोर्स के 3 सैनिक जख्मी हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की भीषण गोलीबारी है। हमले में यूएन फोर्स के 3 सैनिक जो है वो जख्मी हुए हैं। अब इजराइल जो है लेबनान में लगातार हमले कर रहा है। दक्षिण लेबनान की बात करें तो आईडीएफ ने भीषण गोलीबारी वहां पर की है। तो अब इजराइल जो है वो लेबनान में लगातार हमले कर रहा है। ये विध्वंसक हमले, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हिजबुल्लाह, हूती, अब जो है कई देश जो हैं इस युद्ध की चपेट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चपेट में आते नजर आ रहे हैं। और आज अपडेट ये है कि पुतिन से बात की है पेजेश्कियान ने, लेकिन इजराइल जो है वो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ लेबनान में भी, दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ भीषण गोलीबारी इजराइल की तरफ से की गई है। न्यूज़ रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य जुड़ चुके हैं। आदित्य, बहुत कुछ अपडेट, आज 8वां दिन इस जंग का। सबसे बड़ा अपडेट तो ये कि ईरान की बात रशिया से हुई है, पुतिन से हुई है, और जाहिर है पुतिन से बात होने के बाद एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है ईरान का वो जरूर बूस्ट हुआ होगा। ईरान ने पहले तो ये क्लियर किया, क्योंकि पेजेश्कियान आए, टीवी के जरिए संदेश दिया कि पड़ोसी मुल्कों पर हम जो हैं वो हमले नहीं करेंगे, माफी भी मांग ली। मतलब अब ये तो है कि बाकी जो मिडिल ईस्ट पर हमले हो रहे थे वो नहीं होंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, ये कॉन्फिडेंस जाहिर है रशिया से मिला होगा। और श्रद्धा, जब ईरान के राष्ट्रपति ने पड़ोसी राष्ट्रों से माफ़ी मांगी और उसके बाद कहा कि अब पड़ोस के राष्ट्रों में हमला नहीं होगा, उसके कुछ ही मिनटों बाद कतर पर हमला कर दिया गया। देखिए, ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, उन स्थितियों में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या करेगा, इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह है ऐसी स्थितियां बनी हुई है जिसमें ईरान फंसा हुआ है, और ईरान ने सभी देशों को, गल्फ कंट्रीज़ के बाकी देशों को वो अटैकिंग फॉर्म में ना आए, इसके लिए उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जब कतर पर अटैक कर दिया तो उससे इतना तो साफ हो गया कि अगर उस पर किसी तरह का खतरा रहेगा और वो खतरा किसी भी धरती से होगा, वो भले ही गल्फ कंट्रीज़ हों, तो उसको वो छोड़ेगा नहीं। इसी के तहत ईरान ने तुरंत ही कतर पर हमला किया। हाँ, इसमें अब चूंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एंट्री हुई है, तो वो एंट्री इसलिए भी है कि लगातार कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच में बातचीत का एक कोई माध्यम चाहिए होगा। तो उसमें या तो वो चाइना को पकड़ेंगे या फिर पुतिन आएंगे, रूस आएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं रूस की जो एंट्री हो रही है वो एक तरह से ये पॉजिटिव संकेत है कि हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकल आए, या ऐसा भी हो सकता है कि इस स्थिति में रूस किस तरह से मदद कर सकता है। आज एक रिपोर्ट आई हुई थी श्रद्धा, उस रिपोर्ट के मुताबिक रसिया तमाम उन सैन्य ठिकानों को ईरान तक पहुंचा रहा है, उनको बता रहा है, उनके खुफिया को बता रहा है, जिससे अमेरिका के जो भी सैन्य ठिकाने हैं आसपास, उन सभी को ईरान आसानी से टारगेट कर पा रहा है। वो जो उसको जानकारी मिल रही, तो हो सकता है कि पुतिन के साथ जो बातचीत है वो इस तरह की हो कि किस तरह से पर्दे के पीछे से रूस ईरान का साथ दे पाएगा, चाइना किस तरह से साथ दे पाएगा। खुफिया इनपुट्स जो हैं वो अब रशिया देने की बात कर रहा है और दे रहा है, जो आपने कहा कि एक रिपोर्ट आई। और सवाल रहेंगे, एक बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ आदित्य। इजराइल का ईरान के कई शहरों पर हमला हुआ है। यज़्द इंडस्ट्रियल सिटी है, यज़्द एयरपोर्ट है जिस पर हमला हुआ है। अल-हदाद मिसाइल बेस को टारगेट जो है वो इजराइल ने किया है। एक तरफ ताकत जो है वो थोड़ी बढ़ी है रशिया से बात करने के बाद, एक खुफिया इनपुट्स जो है वो मिल रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के हमले नहीं रुक रहे। अल-हदाद मिसाइल बेस पर हमला जो है वो इजराइल कर रहा है। देखिए, इजराइल तो ताबड़तोड़ हमले आदित्य कर ही रहा है। अभी जो मैं खबर पढ़ रही थी ब्रेकिंग, यज़्द एयरपोर्ट पर हमला, अल-हदाद मिसाइल बेस को टारगेट किया है। तो इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लेकिन अब रशिया से बात, पुतिन से बात होने के बाद क्या लगता है ईरान का जो रिएक्शन होगा वो किस तरीके का हो सकता है? सरेंडर करने से ईरान ने मना कर दिया है, सरेंडर नहीं होगा। हाँ, एक गुंजाइश छोड़ी है, वो है डायलॉग की, वो कूटनीति की गुंजाइश छोड़ी है, जिसके लिए यूएस नहीं मान रहा है। श्रद्धा, जो रूस से के राष्ट्रपति पुतिन के साथ में ईरान के राष्ट्रपति की बातचीत हुई है, वो पिछले 2 दिन पहले से उसकी शुरुआत हो चुकी थी। सऊदी अरब में जब लगातार हमले हो रहे थे, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन्होंने पुतिन से संपर्क किया हुआ था और इस तरह की बात की हुई थी, किसी भी तरह से सऊदी हमला नहीं कर रहा है, जो अमेरिकी बेस है वहाँ से ये हमले हो रहे हैं और वो उनकी एक अपनी पुरानी संधि है, तो उसको रोकने की एक तरह से सऊदी अरब ने गुहार सी लगाई थी पुतिन की। पुतिन ने आश्वासन दिया हुआ था कि हाँ चलो, इसके लिए वो ईरान से बात करेंगे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में
दोनों राष्ट्रों के जो राष्ट्रपति हैं ईरान और रूस के, इन्होंने आपस में बात की हुई है और उसका एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है, जिसको देखते हुए ईरान के राष्ट्रपति ने माफ़ी मांगी और कहा कि नहीं, अब वो अपने किसी भी गल्फ कंट्रीज जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उन पर वो हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर उन्हें ये ज़रूरी लगा कि कतर पर हमला होना चाहिए तो कतर पर हमला भी हुआ। तो एक तरह से जो ये चीज़ सामने आ रही है, और जो आपने एक बात कही श्रद्धा कि इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, उनकी इंडस्ट्रियल एरिया एक पूरा शहर है उस पर हमला कर दिया है। तो आपको बताएं कि अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे श्रद्धा हम कि ईरान ने अपने शेयर मार्केट को अगली सूचना तक के लिए बंद कर दिया, यानी कि वहाँ पर किसी तरह का कोई कारोबार या उत्पादन या व्यापार, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इन स्थितियों में नहीं हो सकती हैं। तो उसको बाकायदा लिखा पढ़ी में बंद कर दिया गया। और एक चीज़ और, आज 6 अमेरिकी सैनिकों की डेड बॉडी अमेरिका पहुंची हुई है, तो उनका आज एक अंतिम संस्कार भी हुआ है वहाँ पर, जिसमें खुद डोनाल्ड। मैं बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ आदित्य। ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले जो लगातार जारी हैं, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, ईरान पर आज रात बड़े हमले का दावा किया जा रहा है। मिसाइल लॉन्चर फैक्ट्री तबाह करेंगे, ये यूएस कह रहा है। ईरान के लिए आज कयामत की रात है और ट्रंप कह चुके हैं कि अभी तो सबसे बड़ा हमला होना बाकी है। आदित्य, अभी खबर यह है कि आज रात एक बड़ा हमला, कयामत की रात यूएस कह रहा है आज ईरान के लिए। बिल्कुल श्रद्धा, हम जो आपसे बात कर रहे थे, अपने दर्शकों को बता रहे थे, हम उसी तरफ आ रहे थे कि आज रात जो धमकी दी हुई है अमेरिका ने, और वो धमकी इसलिए है कि अपने देश का विश्वास भी जीतना है, वहाँ की जनता का विश्वास जीतना है। 6 डेड बॉडी अमेरिकी सैनिकों की आज अमेरिका पहुँची हुई हैं, जिनका अंतिम संस्कार हुआ। शायद उसका बदला लेने के लिए आज अमेरिका एक बड़ा हमला करेगा, जिसका बयान भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है। तो आज की रात वाकई में देखने वाली होगी, इंतजार करना होगा कल सुबह तक का कि ईरान में किस तरह से बम गिरते हैं, क्योंकि अब तक 6600 से ज़्यादा बम ईरान पर बरसाए जा चुके हैं। आज 8वां दिन है और 8 दिनों में इतनी ज़्यादा बमों की जो वहाँ पर एक तरह से बौछार सी की गई है वो बहुत ज़्यादा है। और तेहरान लगभग नष्ट सा हो चुका है। जो आंकड़े आए उसमें 6668 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आंकड़ों की तो 14 अस्पताल, करीबन 55 स्कूल, ये वो जगह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के पैमानों को तोड़ रही हैं। बिल्कुल। हाँ, ये कोई भी युद्ध हो, लेकिन सिविल एरिया में यदि अटैक होता है तो वो चीज़ पैमानों को तोड़ने वाली है और वो किसी तरह मान्य नहीं होनी चाहिए। लेकिन इजराइल ने, अमेरिका ने जो पहला अटैक किया ईरान पर, उसमें सीधे सीधे एक स्कूल को टारगेट किया जिसमें 155 से ज़्यादा बच्चियां मारी गई। तो ये एक तरह से युद्ध अमानवीय सा होता दिख रहा है और इसमें जो पैरामीटर्स हैं, जो मानक हैं, वो तार-तार होते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इजराइल और अमेरिका बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि वहां पर रिजीम चेंज हो। इस बात को कह रहे हैं, क्यों हो रिजीम चेंज? इसलिए रिजीम चेंज होना चाहिए। उनका कहना है कि भाई वहाँ पर बड़ी कट्टरपंथी है, वहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत कट्टरपंथी है, नफरत फैलाई जाती है। लेकिन आपकी बात का खुद ही वो जो विरोधाभास दिखाई दे रहा है कि आपने सबसे पहले जो अटैक किया, 160 से ज़्यादा छात्राएँ उसमें मारी गई हैं, जो अपने आप में बहुत अमानवीय है। आप सिविलियंस पे जो है उस तरीके से वहाँ पर जो पॉश एरियाज़ हैं, वहाँ रिहायशी इलाकों में आप बमबारी कर रहे हैं। ये तो यूएस और इजराइल की जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसकी बात कर रही हूँ आदित्य में। लेकिन अगर मैं ईरान की भी बात करूँ तो ईरान ने भी जो ड्रोन से अलग अलग देशों में हमले किए हैं, भले ही वो यूएस बेस कैंप के लिए कह रहा हो, लेकिन वो हमले भी रिहायशी इलाकों में हुए हैं। ये सवाल रहेगा। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इराक ने एयरबेस पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, 72 घंटों के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। 10 मार्च तक इराक का एयर स्पेस जो है वो बंद रहेगा। इराक ने एयर स्पेस पर प्रतिबंध बढ़ाया है 72 घंटे के लिए। इस प्रतिबंध को अब बढ़ा दिया गया है, जिसकी सीमा अब हो चुकी है 10 मार्च तक की। यानी कि अभी फिलहाल तो 10 मार्च तक इराक का एयर स्पेस जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। अब ये 10 मार्च तक बंद रहेगा। आदित्य, मेरा सवाल यही था कि ईरान ने भी जो बाकी देशों में, भले ही वो कह रहा हो कि भाई यूएस के जो ठिकाने हैं वहाँ पर हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, रिहायशी इलाकों में किए। बुर्ज खलीफा के पास भी ड्रोन दिखाई दिया। दुबई एयरपोर्ट पर जो था वहाँ से कैसी तस्वीरें आई हम सब ने देखी। तो यानी कि दोनों तरफ से ही उल्लंघन तो हुआ है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए, जब एक बार शुरुआत हो जाती है नियमों को तार-तार करने की, तो फिर वो लगातार होते रहते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले जब ईरान पर हमला हुआ तो उसके तमाम शहरों में इस तरह के हमले हुए जहां पर सिविलियंस थे, ना कि सैनिक अड्डे थे। और उसके जवाब में जब ईरान ने भी अपने ड्रोन अटैक किए तो उसने भी सिविलियंस एरिया में जानबूझकर किया। ये इसलिए किया कि एक पैनिक क्रिएट हो उन शहरों में, उन जगहों में जो लगातार अमेरिका को बेस कैंप दिए हुए हैं। इसी का रिजल्ट है कि सऊदी अरब ने तुरंत
रूस के राष्ट्रपति पुतिन से संपर्क किया और सिविल एरिया में किसी भी तरह के अटैक को रोकने की बात कही। तो ये उसका जिस मकसद से उसने ईरान ने अटैक किया हुआ था गल्फ कंट्रीज़ के अलग अलग सिविल एरिया में, वो उसका मकसद पूरा होता नजर आ रहा है। अब ऐसे में जब पैनिक क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी परेशान होगा, और अमेरिका के भी कई उसने जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, अब तक 3 एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के ईरान ने नष्ट कर दिए हैं। तो ये ईरान की तरफ से भी उनकी बड़ी उपलब्धि है, और उन्होंने जो अटैक किए हुए तमाम तरह के बैलिस्टिक मिसाइल के जो लॉन्च पैड थे उनको नष्ट किया हुआ है। लेकिन अभी भी ईरान उनको परेशान करने का बखूबी काम कर रहा है और अकेले कर रहा है। जी श्रद्धा। बिल्कुल परेशान करने का काम कर रहा है, लेकिन आदित्य अब ये देखना दिलचस्प होगा, मैं फिर आ रही हूँ पुतिन पर। जिस तरीके से बात हो चुकी है, रशिया अपने आप में एक मजबूत देश है, सशक्त देश है। रशिया का अगर समर्थन मिलता है और वहीं चाइना का भी समर्थन मिल जाता है, तुर्की भी हम देख रहे हैं कि सीधे तौर पर ईरान का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। अगर ये सारे समर्थन मिल जाते हैं तो क्या ईरान भारी पड़ सकता है यूएस इजराइल पर? श्रद्धा, देखिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी लड़ाई चल रही है, पैरेलल चल रही है, और उसमें अगर ये देश किसी भी तरह से आते हैं, बयान देते हैं, पर्दे के पीछे से हेल्प करते हैं, खुफिया इनपुट्स देते हैं, तो ये सब अपने आप में ईरान के साहस को बढ़ाने का काम है। और कहीं ना कहीं चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, उन पर एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो बिल्डअप होगा। अगर ये देश, कुछ देश, अगर आधा दर्जन देश भी साथ में आते हैं, जिसमें रूस है, जिसमें चाइना है, जिसमें वो एक तानाशाह देश है कोरिया का, वो भी अगर आ जाते हैं, तो इस तरह से एक प्रेशर बनेगा। और उस प्रेशर के अगर दबाव में आता है अमेरिका, तो फिर ईरान को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक ईरान काफ़ी घाटे में है, बड़े नुकसान में है, उसके तमाम शहर तबाह हो चुके हैं। और आज रात जो अटैक यदि अमेरिका करता है, और जैसा कि उसने चेतावनी दी है, जिसकी पूरी उम्मीद भी है कि वो अटैक करेगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान में ज़्यादा बड़ी तबाही हो जाएगी। जी। और फिर उसके बाद ईरान क्या करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ ट्रंप की बात करें तो ट्रंप कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी ही बात से पलटते भी नजर आते हैं, कोई फैसला लेते हैं, फिर उस पर नहीं टिकते हैं, फिर कुछ और फैसला लेते हैं। क्या यहाँ भी ये देखने को मिल सकता है कि जो अब तक ट्रंप कह रहे हैं तो कुछ दिन बाद देखने को मिले कि बैठकर बातचीत भी हो रही है? बिल्कुल होगा। देखिए अमेरिका का जो इतिहास रहा है, चाहे वियतनाम हो या फिर अफगानिस्तान, दोनों ही जगह से ये उल्टे पैर भागे हैं। अफगानिस्तान में तो लेटेस्ट में अभी ये सारे अपने वेपन्स, असलहे जितने थे, अनाप शनाप असलहे वहाँ पर छोड़ करके आए अफगानिस्तान में। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। और ख़ासतौर से ट्रंप जिस ढंग से सेकेंड टर्न में आए हुए हैं, उसमें इनके बयान फिर पलट जाना, चाइना पे टैरिफ लगाना, फिर पलट जाना, तो ये एक तरह से प्रेशर में लेने की कोशिश है। उस चीज़ को अब ये दुनिया समझ चुकी है कि आप कुछ भी कहें, कोई भी बयान करें, आप अनकंडीशनल शर्तों के साथ वो जो है झुक जाएं, सरेंडर हो जाएं, ये कर लें, वो कर लें, तो ऐसे ईरान मानने वाला नहीं, क्योंकि ईरान 50 सालों में एक बड़ी ताकत बन चुका है। बिल्कुल ईरान ऐसे नहीं मानेगा, लेकिन ये हो सकता है कि कोई तीसरा रास्ता निकल कर आए और हो सकता है मेज पर बातचीत हो या ये सीजफायर हो, युद्ध विराम हो। खैर ये वक्त बताएगा। आदित्य बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।